पाकिस्तानी तारीख के 8 सबसे घटिया गद्दार अफराद। नंबर 1, अदनान समी खान। दोस्तों, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज में ऐसे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तान के बारे में बकवास की है और इन अफराद में शायद पहला नंबर अदनान समी खान का आता है। अदनान समी एक इंतहाई बेवफा और नाशुक्रा इंसान है जिसको हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने सभी कुछ दिया था। इस आदमी ने 1986 में पाकिस्तान में अपने म्यूजिकल कैरियर का आगाज किया और ये बंदा बगैर किसी शक के 90 की दिहाई के दौरान पाकिस्तान के सबसे मशहूर गुलूकार और मौसीकारों में से एक था, जिसने बहुत सी फिल्मों में न सिर्फ गाने गाए बल्कि 1992 की फिल्म सरगम में ज़ेबा बुख्तियार के साथ अदाकारी भी की। अदनान समी खान ने दुनिया के सामने अपना मकरू चेहरा इस दिन बेनकाब किया जब इस आदमी ने भारत जाकर इनकी फिल्मों में गाने गाए और इस दौर में इसने भारत को खुश करने के लिए दुनिया के आगे पाकिस्तान की बुराइयां शुरू कर दी। और भारत की नेशनलिटी हासिल करने के बाद इस शैतान ने यह भी कहा कि मैं पैदाइशी तौर पर ही भारतीय हूँ क्योंकि मेरी सालगिरह 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त को मनाई जाती है। अदनान समी खान ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बरतानिया और कनाडा में गुजारा। इसके खानदान का ताल्लुक अफगानिस्तान से था मगर इसको तमाम शोहरत और कामयाबी पाकिस्तान ने दी थी। 90 की दिहाई के दौरान इसकी शोहरत और कामयाबी के वजह से इस दौर की सबसे खूबसूरत अदाकारा ज़ेबा बुख्तियार के साथ साल 1993 में इसकी शादी भी हुई। ये शादी जल्द तलाक की सूरत में खत्म हुई। 2001 में अदनान समी खान ने दुबई से ताल्लुक रखने वाली एक दोशीजा सबा गलादरी से शादी की जिसने इनसे बहुत जल्द ही तलाक ले ली और फिर दोबारा इनकी वापस शादी होगी लेकिन फिर दोबारा तलाक हो गई। 2010 में इन्होंने रोया समी खान से शादी की जिससे आज इन दोनों की एक बेटी भी है। अदनान समी खान 2002 में भारत गया था और अपने टैलेंट की बुनियाद पर वहीं का होकर रह गया। मोदी की हुकूमत आने पर इस आदमी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत में बैठे बैठे बयानबाजी शुरू कर दी। इस तरह ये बंदा आज भी इंडिया के साथ अपनी वफादारी साबित करने में मसरूफ रहता है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि पिछले 2 साल के दौरान पाकिस्तानी इदारों का जो चेहरा बेनकाब हुआ है उसके बाद बहुत से लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि अदनान समी खान इस सब हकीकत से बहुत पहले ही वाकिफ था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के आगाज जरूर करें। नंबर 2, वीना मलिक। दोस्तों, अदनान समी खान की तरह वीना मलिक भी एक ऐसी अदाकारा है जिसने फनकार की कोई हद नहीं होती का नारा लगाते हुए भारत जाकर काम करने की कोशिश की थी और फिर पाकिस्तान को एक सांप की तरह डसा था। वीना मलिक ने साल 2002 में अपना कैरियर पाकिस्तान में टीवी सीरीज प्राइम गपशप से शुरू किया था जहां पर वो बहुत से मशहूर अफराद का मजाक उड़ाती थी। इस औरत ने 2000 से 2020 के दौरान दर्जनों पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में काम भी किया। 2010 के दौरान इसने भारत जाकर बिग बॉस सीजन 4 में हिस्सा भी लिया। इस प्रोग्राम के दौरान वीना मलिक ने सिर्फ सस्ती शोहरत की खातिर भारत के अदाकार अशमीत पटेल के साथ फहाशी की तमाम हदें पार कर दी। इसके साथ साथ इस औरत ने भारत की बहुत सी फिल्मों में भी बेहया किस्म के रोल अदा किए और FHM इंडिया मैगजीन में ये औरत तकरीबन बिल्कुल ही नंगी नजर आई थी। वीना मलिक के बारे में हम आपको ये बताते चलें कि इस फाहिशा औरत ने मुल्क के साथ गद्दारी किस तरह की कि इसने दुश्मन मुल्क जाकर अपने नाम पर पाकिस्तान की इज्जत नीलाम की थी, खासतौर पर जब पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम की तजुर्बागाह के तौर पर वजूद में आया था। नंबर 3, अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन एक ऐसा सियासतदान है जिसने महाजरीन के नाम पर मुल्क में सियासत का नारा लगाया और पाकिस्तान की आर्मी और इदारों के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दी। इसके बाद जब इस आदमी पर पाकिस्तान में जमीन तंग होने लगी तो ये मुल्क छोड़कर भाग गया। पहले भारत और फिर बाद में बरतानिया और फिर वहां से बैठकर टीवी और इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा और मुल्क के नौजवानों को भड़काता रहा। अल्ताफ हुसैन वो शैतान है जिसने अपने सियासी असर और रसूख और गुंडागर्दी की मदद से कई दिहाइयों तक कराची में गुंडा राज कायम रखा है जिसके सिर्फ एक फोन कॉल पर ही पूरा कराची बंद कर दिया जाता था। हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाह ने इस बंदे को बहुत ज्यादा ताकत दी थी लेकिन इस शैतान ने फिर भी पाकिस्तान से गद्दारी की। अल्ताफ भाई का सिक्का पूरे कराची में चलता था और MQM के लाखों अफराद इसके कहने पर सियासी ताकत दिखाते थे या फिर किसी को भी घर से उठाकर ले जाते थे। एक बात तो तय है कि गैंग वॉर की मदद से कराची को जितना नुकसान इस बंदे ने पहुंचाया है कोई और नहीं पहुंचा सकता। इस आदमी ने अपनी पार्टी MQM के जरिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को इस तरह से अपने कंट्रोल में किया था कि ये बंदा हर इलेक्शन के बाद ही पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का एक लाजमी हिस्सा बन जाता था। जब इसके जवाल के दिन करीब आने लगे तो इसने मुल्क में और मुल्क के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करके अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी और आज ये शख्स अपनी जिंदगी पाकिस्तानियों से दूर लंदन में छुप कर गुजार रहा है। नंबर 4, हुसैन हक्कानी। दोस्तों, हुसैन हक्कानी भी एक ऐसा ही पाकिस्तानी है जिसने अल्ताफ हुसैन की तरह सियासत की दुनिया में कदम रखा और फिर पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान के एक सफीर बनकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम जलील और रुस्वा किया। इस तरह के अफराद की वजह से ही दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी तो पैसे की खातिर अपनी धरती माँ के भी सगे नहीं होते। हुसैन हक्कानी मादी में एक सहाफी, समाजी कारकुन और फिर पाकिस्तान का एक सफीर रह चुका है। इस आदमी ने अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब भी लिखी थी जिसमें इसने अहम मुल्क की राज दुनिया के सामने जाहिर किए। इस किताब को मुसलमानों के दुश्मनों और यहूदियों और अमेरिका ने खुद
काफी सपोर्ट किया। हुसैन हक्कानी ने जिया उल हक के दौर में पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा और नवाज शरीफ के तमाम दौरे हुकूमत में ये शेर को सपोर्ट करता रहा। जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो ये बंदा इनका स्पेशल असिस्टेंट बनकर आया और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये इनका स्पोक्स पर्सन बन गया। इसी वजह से बेनजीर ने इसको हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस का चेयरमैन भी बनाया। इस सब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितना शातिर दिमाग रखता है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को ही अपनी जेब में रखकर बैठता है। साल 1992 में हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम उम्र एम्बेसडर बनाया गया था और इसको श्रीलंका में पाकिस्तान का सफीर लगाया गया था। 2008 में इसको अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बना दिया गया। अमेरिका ने अपने मुल्की मफादात की खातिर इसको सफीर लगवाया और इस शख्स ने अमेरिका में रहकर पाकिस्तान की बहुत ही तज़दीक करवाई और गोरों की खुशामद की। इस बंदे ने बहुत से अमेरिकी जासूसों को पाकिस्तान में वीजा जारी करा के दाखिल कराया, जिनमें से सबसे मशहूर अमेरिकी कातिल रेमंड डेविस था, जिसने 2 पाकिस्तानी नौजवानों का खून दिन दहाड़े पाकिस्तान में किया और हमारी अदालतें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नंबर 5, मलाला यूसुफजई। दोस्तों, मलाला यूसुफजई कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज की विनर भी है, जिनको सिर्फ 15 साल की उम्र में ये नोबेल प्राइज मिला। ये लड़की एक दौर में पाकिस्तान की जदीद नस्ल की सबसे हर दिल अजीज शख्सियत हुआ करती थी, मगर इसके बाद इसके झूठों के ऊपर से पर्दा उठने लगा और आज ये पाकिस्तान के गद्दारों में से एक समझी जाती है, क्योंकि इसने पाकिस्तानियों के दिल, भरोसे और यकीन को तोड़ा है। और जितना इससे ये लोग प्यार करते थे, आज इससे कहीं ज्यादा नफरत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आई एम मलाला नामी जो किताब इसने लिखी थी वो दरअसल इसने नहीं बल्कि एक गोरी औरत क्रिस्टीना लैम ने लिखी थी। इस किताब में पाकिस्तान की रवायात, मशरकी तौर तवार और मजहब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और इस तरह पाकिस्तान में इस्लाम के दुश्मनों को असले में कारतूस भर कर दिया गया। मलाला यूसुफजई ने खासतौर पर बलोचिस्तान में तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने का बहाना बनाकर कनाडा की नेशनलिटी हासिल की। ताहम इनकी हरकत से पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा है उतना फायदा नहीं पहुंच सका। नंबर 6, गुल बुखारी। दोस्तों, गुल बुखारी भी एक पाकिस्तानी सहाफी और कालम निगार हैं, जो कि आजादी राय के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करती रहती है। ये औरत बरतानिया और पाकिस्तान दोनों में रहने वाली है। इस औरत ने लाहौर के कैनेड कॉलेज और बाद में लम्ज यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस औरत के वालिद पाकिस्तान की आर्मी के जनरल रहमत अली शाह बुखारी थे, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर कई जंगें भी लड़ी। जनरल रहमत बुखारी की ये बेटी अपने ही मुल्क और इसकी आर्मी के खिलाफ और बाकी दुनिया के सामने मुल्क पर बहुतान लगाती है। इसके साथ साथ ये ISI के खिलाफ भी दुनिया को भड़काती है। जून 2018 में इस औरत को लाहौर के इलाके कैंट से उठाकर कई घंटों तक गायब रखा गया, जिसके फौरन बाद ही जब ये छूटी तो वापस अमेरिका चली गई और आज ये वहीं रहती है और पाकिस्तान के खिलाफ किताबें लिखती है। नंबर 7, मारवी सरमद। दोस्तों, आप सबने जदीद दौर में औरत मार्च के दौरान मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा तो सुना ही होगा। मारवी सरमद वही औरत है जिसने पाकिस्तान में ये बेहया नारा आम किया था। हालांकि ये दिखने से औरत लगती नहीं है। औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली ये औरत आज 2024 में पाकिस्तान की सबसे मुतनाज़ा औरत समझी जाती है। इस तरह की औरतें टीवी प्रोग्रामों में NGOs के जरिए पाकिस्तान में बेहयाई को आम करना चाहती हैं और इस सब को औरतों के हकूक और जिनसी आजादी का नाम देती हैं। इस औरत ने अपनी सहाफत और समाजी सरगर्मियों का आगाज 1990 की दिहाई में किया था और 2002 में औरत फाउंडेशन के कानून साज प्रोग्राम में शमूलियत भी इख्तियार की। पाकिस्तान भर में औरतों की आजादी और हकूक के नाम पर मगरबी मुआशरे की जिनसी बेरारवी और औरतों में बेहयाई फैलाने पर साल 2010 में पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने इस औरत को ह्यूमन राइट अवार्ड और फ्रेंड ऑफ द पार्लियामेंट अवार्ड से भी नवाजा था। लेकिन मारवी सरमद आज भी पाकिस्तान के मुआशरे और पाकिस्तानी मजहब और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बातें करती रहती है। नंबर 8, तारिक फातेह। दोस्तों, तारिक फातेह भी पाकिस्तान का एक सियासतदान, सहाफी और अदीब था, जो कि पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम का दुश्मन भी था। सच तो यह है कि यह आदमी मुसलमानों में मौजूद एक यहूदी था। ये आदमी पाकिस्तान, यहाँ की हुकूमत और हमारे मजहब इस्लाम पर तनकीद करने की वजह से पूरे यूरोप और अमेरिका में काफी मकबूल था और ये खुद को मुसलमान भी कहता था। इसने 60 की दिहाई में एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर सियासत शुरू की और पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने इस पर सियासी पाबंदियां आयद कर दी। साल 1970 के बाद जब यहाँ इसकी सियासत फ्लॉप होने लगी तो ये पाकिस्तान से सऊदी अरब और बाद में कनाडा चला गया। ये बंदा पूरी जिंदगी किताबें लिखकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करता रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की हुकूमत, इस्लाम वगैरह सभी गलत है। नौजुबिल्लाह। इस आदमी की मशहूर किताबों में द ज्यू इज नॉट माई एनिमी, यानी कि यहूदी मेरा दुश्मन नहीं है, सबसे मशहूर किताब है। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसे बंदे का नाम मालूम है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।